नमस्कार, 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। पहली खबर छठे चरण की वोटिंग को लेकर है और दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट में हर बूथ का डेटा देने की याचिका खारिज हो गई है। इसी के साथ तीसरी खबर बिहार से है, जहां राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड के खिलाफ कार्रवाई की गई है और चौथी खबर यूपी से है, जहां कुत्ता चोरी के मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पांचवी और आखिरी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय की दीवारों पर नफरती नारे लिखे गए हैं और चुनाव बहिष्कार की बात लिखी गई है। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कल सुबह से छठे चरण के लिए 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2019 में इन 58 सीटों पर बीजेपी अपने दम पर 40 सीटें जीत गई थी। वहीं बसपा को सिर्फ 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। ममता की टीएमसी को 4, बीजेडी को 4, जेडीयू को 3 सीट मिली थी। इस चरण में इस बार बीजेपी के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी किसी की अग्नि परीक्षा है तो वो क्षत्रिय दलों की मानी जा रही है। इसमें ममता बनर्जी की साख भी दांव पर लगी है। बात अगर राज्यों के लिहाज से करें तो अगर बीजेपी को अपनी बढ़त को और ज्यादा मजबूत करना है तो इस बार यूपी की 14 सीटों पर स्वीप करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जमीन पर बदले हुए समीकरणों की वजह से चुनौती ज्यादा बड़ी बन चुकी है। पिछले चुनाव में इन्हीं 14 सीटों में से बीजेपी को 9 पर जीत मिली थी, मायावती की पार्टी को 4 पर जीत मिली थी और सपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनावी फिजा को बदलने के लिए कुछ परिवर्तन जरूर किए हैं। वो दलित ओबीसी फैक्टर पर फोकस कर रही है। बसपा के वोट बैंक में सीधे सेंधमारी की तैयारी है। तो छठवें चरण की वोटिंग होनी है। 25 मई को छठवें फेज की वोटिंग होगी। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। बता दें कि तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से कर ली गई है। पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। इसके साथ ही चुनावी बात करें तो इस बार बदले हुए समीकरण हैं और 58 सीटों में से बीजेपी 40 सीटों पर जीती थी। 2019 की अगर बात करें तो 58 सीटों में से 40 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हुए हैं तो मुकाबला भी बहुत रोचक होने वाला है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग, दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा। बता दें कि कई दिग्गजों की साख दांव पर है। 25 मई को छठवें फेज की वोटिंग होगी और इसी को लेकर के प्रशासन ने तमाम जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजन, छठवें फेज की वोटिंग कल होगी और अगर इस फेज की बात करें तो क्या सियासी समीकरण बदले हुए हैं? कैसा मुकाबला छठवें चरण में रहेगा? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस तरह देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां जो हैं, चाहे पक्ष और विपक्ष, लगातार यूपी में और जगह पे जो है लगातार ताबड़तोड़ जो है रैली और जनसभा को आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में अगर 2019 के आंकड़े की देखा जाए तो ये 7 राज्यों में 58 सीटों पे जिस तरह से वोटिंग होना है, तो पिछली बार अगर आंकड़े की बात किया जाए तो 40 सीट पर जीत हासिल किया था बीजेपी ने अपने दमखम पर। और वहीं अगर 14 सीटों पे बात किया जाए, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पे, तो 9 सीट जो है जीत हासिल किया था बीजेपी ने और 4 जो है सीट बीएसपी को और 1 सीट जो है सपा को मिला था। तो यानी कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की ये 14 जो सीटें हैं जिसपे कल वोटिंग होनी है, ये काफी महत्व है, जिसमें पिछली बार जो है 9 सीटों पे जो है जीत हासिल कर लिया था बीजेपी ने। तो वहीं अगर देखा जाए चुनावी समीकरण जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं बदला हुआ लग रहा है और चैलेंजिंग जो है पहले से ज्यादा है इस बार। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सीधे जो है जोरदार टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को। तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधन का जो एक इस समय जो सियासी समीकरण जो देखने के लिए मिल रहा है वो 2019 वाला नहीं है। इस बार जो है कहीं ना कहीं काफी जो है चैलेंजिंग जो है बीजेपी के लिए बड़ा है। तो ऐसे में जिस तरह से 2019 के अगर आंकड़े की अगर अंदाजा लगा रहे हैं और उसके हिसाब से समीकरण लगा रहे हैं तो इस बार की चुनावी जो माहौल है वो कुछ ना कुछ अलग है, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ पर दलित और पिछले वर्गों पर उस फैक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो पीडीए बनाए हैं, पीडीए पे ज्यादा उन्होंने फोकस किया है, पीडीएम भी चल रहा है। तो तमाम जिस तरह से ये वोट बैंक है कहीं ना कहीं इस बार जो है, और सीधे एक तरह से देखा जाए कि सपा जो है पीडीए का जो है ज्यादा रुख कर रही है, ज्यादा फोकस कर रही है।
तो इसमें साफ तौर से देखा जाए कि जो बीएसपी है, मायावती सुप्रीमो को, उनके पार्टी में सीधे तौर से सेंधमारी की जो है तैयारी चल रही है। तो चैलेंजिंग इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। 2019 का जो है सियासी चुनाव का खेल अलग था और इस बार काफी दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल राजन, मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। छठवां चरण कल है और प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट में बूथ वाइज वोटर्स का डेटा सार्वजनिक करने के मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रति बूथ पर पड़े कुल वोटों की जानकारी प्रकाशित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव चल रहा है और बीच में दखल नहीं हो सकता। इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद के लिए टाल दी गई है। इस बीच कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र और बूथ वाइज वोटिंग डेटा वेबसाइट पर पब्लिश करने से आयोग का इनकार बताता है कि संवैधानिक संस्था के कदम निंदनीय है और इससे उसका पर्दाफाश होता है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग जैसी संस्था सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से इस तरह से झुक रही है तो इसका ये मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है। दरअसल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि बूथ वाइज वोटिंग डेटा परसेंटेज को सार्वजनिक करने से भ्रम की स्थिति होगी। सिंघवी ने कहा कि हमारी शिकायत के बावजूद पीएम और गृह मंत्री का चुनाव आयोग के किसी दस्तावेज में नाम नहीं लिया गया। ये चुनाव आयोग है, किसी पार्टी का चुनाव एजेंट नहीं है। तो लगातार इस मामले में सियासत देखने को मिल रही है। तमाम जो आरोप है वो चुनाव आयोग पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लगाए हैं कि अगर वो डेटा सार्वजनिक करता है तो उसका चुनाव आयोग का पर्दाफाश होगा। इलेक्शन कमीशन मैन पावर पर ये बात आई है। चुनाव के बीच में डेटा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बात की जाए चुनावों की तो 5 चरण चुनाव हो चुके हैं। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और 5 चरण फिलहाल हो चुके हैं। और इस बीच में चुनाव आयोग का ये कहना है कि डेटा जो है सार्वजनिक नहीं हो सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, इस मामले में लगातार सियासत देखने को मिल रही है। बूथ वाइज जो डेटा है वो अपलोड करने से जो मांग थी वो खारिज कर दी गई है, लेकिन सियासत इसमें देखने को मिल रही है। तमाम जो आरोप है वो चुनाव आयोग पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाए हैं। बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से देखा जाए कि चुनावी माहौल है और 5 चरण का जो मतदान है वो हो चुका है। अब कल 6ठे चरण का जो है दिल्ली में भी कल मतदान होगा। तो देखते हुए आज ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, एडीआर ने याचिका दायर की है और दीपांकर दत्ता की जो बेंच है और शर्मा की जो बेंच है उन्होंने इस मामले पर सुनवाई की है। और याचिका में तमाम बातें कही गई है कि जो चुनाव आयोग है वो 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर जो मतदान प्रतिशत का जो डाटा है वो अपलोड करे। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव को लेकर जो सुनवाई हुई है इस याचिका को लेकर वैष्णवी, उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो दीपांकर दत्त की बेंच है उन्होंने ये कहा है कि हम इस पर छुट्टियों के बाद जो है वो इस पर जो है हम विचार विमर्श करेंगे। फिलहाल उन्होंने ये निर्देश दिया है कि कोई भी जो डाटा है वो अपलोड चुनाव आयोग नहीं करेगा। और साथ ही चुनाव आयोग पे जो है वो एलिगेशंस लग रहे थे कि ये जो 5 दिन के बाद जो डाटा अपलोड किया जाता है वो बढ़ा के किया जाता है। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले चरण के बाद 11 दिन बाद जो है वो डाटा अपलोड किया गया था और उसके बाद दूसरे चरण में जो है वो 4 दिन बाद डाटा अपलोड किया गया। तो चुनाव आयोग ने आज कोर्ट में ये बात कही है कि हमारे ऊपर जो आरोप है वो एकदम झूठे लगाए गए हैं। साथ ही जो विपक्ष है वो भी ये कहता है कि 17C जो है उसका जो डाटा अपलोड किया जाए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 17C जो होता है वैष्णवी, वो जो मतदान केंद्र होता है, जो पोलिंग बूथ होता है, उस पर जितना भी जो मतदान होते हैं उसका एक डाटा होता है जो कि पोलिंग अधिकारी जो है वो फॉर्म फिल करता है। तो उसके ऊपर भी बहुत एलिगेशंस लगाए थे। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं जो कि जो मतदान अब होने जाना है उस पर भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं और हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष हमेशा हमलावर होता है और ये कहता है कि चुनाव आयोग जो है वो अब न्यूट्रल नहीं रहा है। इन सब जो है बातों को लेकर आज याचिका भी दायर की गई थी और तमाम चर्चा हुई, लेकिन एक बड़ी राहत चुनाव आयोग को यहाँ पर मिली और चुनाव आयोग को एकदम क्लीन चिट भी जो है वैष्णवी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर मिलती हुई दिखाई थी। बिल्कुल, तमाम जो आरोप है वो चुनाव आयोग पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए तनु।
और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। इस सीट पर 20 मई को मतदान हुआ था। मतदान के दिन राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह रोहिणी आचार्य के साथ सारण चला गया। वहीं अब प्रशासन ने बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने जितेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया है। रोहिणी आचार्य पर अपनी मां राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। बिहार पुलिस की एक स्पेशल टीम गुरुवार को राबड़ी देवी के आवास पहुंची और इस दौरान वहां सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड के रोस्टर को लेकर भी जानकारी ली। और चुनाव के दिन सारण में रोहिणी आचार्य के साथ बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह लगातार मौजूद थे। इस मामले में वीडियो फुटेज भी सामने आया था, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। पुलिस बॉडीगार्ड से पूछताछ भी करेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य पर भी क्या कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बॉडीगार्ड को तो सस्पेंड कर दिया है सीसीटीवी के बाद? यह है कि 20 मई को जिस तरह से छपरा में भिखारी चौक पर घटना घटित हुई और उसके बाद जो है पक्ष विपक्ष दोनों फ्रंट पर आमने सामने हो गए इस मुद्दे को लेकर, तो जांच स्वाभाविक थी। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष ने कहा कि ये गलत है, उधर से विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था ये सही है। तो इन मुद्दों पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा तो जांच स्वाभाविक है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड जितेंद्र कुमार वहां मौजूद पाए गए, ये सूचना थी और ये सूचना अधिकारी को दी गई है, पटना अधिकारी को दी गई। इसके बाद जांच आरंभ हुई। जांच के दौरान एसएसपी राजीव मिश्रा ने पूरी टीम के साथ पूरे प्रकरण की जांच की है। जांच में दोषी पाया गया कि हाँ वो बात सही है कि जिस दिन घटना घटित हुई थी उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का अंगरक्षक जितेंद्र सिंह वहां मौजूद थे, घटनास्थल पर रोहिणी आचार्य के साथ मौजूद थे। तो तमाम बातों को अगर इस तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं निसंदेह जो है ये मामला तुल पकड़ सकता है, क्योंकि पक्ष विपक्ष की बात है। इस मुद्दे को लेकर भुंजाने के लिए दोनों पार्टियां भाजपा और राजद दोनों आमने सामने है, तो कहीं न कहीं इस मामले को आगे बात बढ़ सकती है। इसमें निसंदेह कहीं कहने की बात नहीं है, जिस तरह से कि आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से चल रहा है। बिल्कुल धर्मेंद्र, मामले में बॉडीगार्ड पर तो कार्रवाई की गई है, लेकिन राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य की अगर बात करें तो क्या इनसे भी पुलिस पूछताछ कर सकती है? संभव है। जिस तरह से आरोप लगा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का अंगरक्षक जितेंद्र कुमार बिना अनुमति के, बिना कहे सुने के, बिना कहे वो रोहिणी आचार्य के साथ चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से जांच तो होनी चाहिए। और यही मांग जो है सत्ता पक्ष का कहना है कि भाई जो स्थिति बनी हुई है अंगरक्षक राबड़ी देवी का है और चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो रोहिणी आचार्य के साथ प्रचार प्रसार कर रही है, तो निसंदेह जांच का विषय बनता है। और जांच में ही पाया गया, पटना एसएसपी ने जांच की, पूरे प्रकरण पारदर्शिता के जांच की, इसलिए कि हाई प्रोफाइल का मामला था। इस मामले को अगर थोड़ा सा भी चूक होती तो दोनों तरफ से परिस्थिति अनुकूल बनती थी। इसलिए राजीव कुमार एसएसपी पटना ने इसको गंभीरता से लेते हुए सारे एक टीम गठित की। एक टीम गठन करने के बाद जो है इस पूरे प्रकरण की जांच के दौरान दोषी पाए गए। उसके बाद जितेंद्र कुमार अंगरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। जी फिलहाल धर्मेंद्र, ये भी देखने वाली बात होगी कि बॉडीगार्ड से पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली से कुत्ता चोरी का मामला सामने आया है। हरदोई में तैनात एक जज के बरेली स्थित घर से उनका कुत्ता चोरी हो गया। इसको लेकर उनके परिवार ने अपने पड़ोसी पर मुकदमा दर्ज कराया है। जज के परिवार का आरोप है कि उनके पड़ोसी डिम्पी अहमद समेत 12 लोगों ने मिलकर उनका कुत्ता चुरा लिया है। वहीं पुलिस ने जज के परिवार की शिकायत पर दर्जन भर लोगों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। हरदोई में सिविल जज का परिवार बरेली में रहता है, जहां उनके घर से उनका कुत्ता चोरी हो गया है। वहीं उनके पड़ोसियों का आरोप है कि जज के कुत्ते ने कथित तौर पर डिम्पी अहमद की बेटी पर हमला किया था। जज द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर में कहा गया है कि 16 मई को रात 10 बजे के करीब डिम्पी की पत्नी जज के आवास पहुंची और कुत्ता चुरा लिया। वहीं कुछ दिन पहले ही जज के परिवार और डिम्पी अहमद के बेटे
कादिर खान से बहस हुई थी। जज के परिवार का आरोप है कि कादिर ने कथित तौर पर जज के परिवार को डराने, धमकाने और जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना के समय जज लखनऊ में थे। उन्होंने लखनऊ से ही बरेली पुलिस को फोन कर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जज के पड़ोसियों पर मुकदमा दर्ज किया है और कुत्ते की खोज की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्येंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुष्येंद्र, कुत्ते चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्या है ये पूरा मामला? जी वैष्णवी जी, मैं आपको बता दें कि हरदोई में तैनात जज साहब बरेली स्थित सनसिटी फर्स्ट में रहते थे। उनका एक कुत्ते और चोरी हो गया था, जिसको लेकर परिवार ने अपने पड़ोसी पर दर्जन भर लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। इधर जज के परिवार का आरोप है कि उनके पड़ोसी डम्पी अहमद समेत 12 लोगों ने मिलकर उनका कुत्ता चुरा लिया था। वहीं पुलिस ने जज के परिवार की शिकायत पर 12 से 14 लोगों पर, जिसमें 147, 504, 506 पशु क्रूरता अधिनियम 11 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं उनके पड़ोसियों का आरोप है कि जज के कुत्ते ने कथित तौर पर डम्पी अहमद की बेटी पर हमला किया था। जज द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर में कहा गया कि 16 मई को रात 10 बजे करीब डम्पी की पत्नी जज के आवास पहुंची। कुछ दिन पहले ही जज के परिवार और डम्पी अहमद के बेटे कादिर खान से बहस हुई थी। आपको बता दें कि जज के परिवार का आरोप है कि कादिर खान ने कथित तौर पर जज के परिवार को डराने, धमकाने और जान से मारने की धमकी दी थी। इस घटना के संबंध में जज लखनऊ थे और उन्होंने लखनऊ से ही बरेली पुलिस को फोन कर शिकायत दर्ज कराई। उधर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जज के पड़ोसियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और कुत्ते की खोज में निकल पड़ी है। बिल्कुल दुष्येंद्र, यहाँ पर बात की जाए तो जब आजम खान की भैंस चोरी हुई थी तब भी उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल ऐसे ही लगी हुई थी और अब कुत्ते की खोज में पुलिस पूरी ताकत झोंक रही है। पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है, जो कुत्ते की तलाश की जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो पशु और इन सब मामलों में ही ज्यादा ध्यान दे रही है, प्रयास कर रही है ढूंढने के? जी बिल्कुल, आजम खान की अगर बात करें हम रामपुर की, तो उनके जो तबेले से जो भैंसें चोरी हो गई, पुलिस ने संज्ञान लिया, उनकी भैंसों को ढूंढ निकाला गया। उनकी भैंसें ऐसे ही बरेली में कुत्ता चोरी का मामला जो सामने आया है, बरेली की पुलिस अलर्ट है और इस मामले में टीम बनाकर जो है इस मामले में जुट गई है। जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा बरेली पुलिस करेगी। बिल्कुल देखना होगा कि मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और कहां तक कुत्ते की जो खोज है वो पहुंचती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और पांचवी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। राजधानी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर कल यानी 25 मई को मतदान होना है। इससे पहले ही दिल्ली विश्वविद्यालय की दीवारों पर बॉयकॉट इलेक्शन के स्लोगन लिखकर चुनाव के बहिष्कार की बात कही जा रही है। इसके साथ ही कई और विवादित नारे लिखे गए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी भी मिली है। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय की दीवारों पर कई विवादित नारे लिखे गए हैं। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसके अलावा डीयू के एफिलिएटेड श्री राम कॉलेज और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को अज्ञात नंबरों से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला है। वहीं पुलिस ने बताया कि ये कॉल फर्जी थी और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसके पहले दिल्ली पुलिस को नॉर्थ ब्लॉक से जुड़े पुलिस कंट्रोल रूम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो विश्वविद्यालय की दीवारों पर बॉयकॉट इलेक्शन के नारे लिखे हुए हैं। बता दें कि दीवारों पर ये स्लोगन देखने को मिल रहे हैं। बॉयकॉट इलेक्शन के स्लोगन लिखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और लगातार दिल्ली की बात करें तो बम से उड़ाने की धमकी कभी विश्वविद्यालयों को मिल रही है, तो कभी एयरपोर्ट को, तो कभी स्कूलों को, और इसी की खोजबीन में लगातार पुलिस लगी हुई है। लगातार पुलिस पहुंचती है और एक्शन मोड में आती है, अलर्ट होती है। दिल्ली में 7 सीटों पर वोटिंग होनी है और इससे पहले इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली से लगातार सामने आ रही है। बम से उड़ाने की धमकी लगातार स्कूल, कॉलेजों और एयरपोर्ट्स को मिलती हुई नजर आ रही है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इरफान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। इरफान, लगातार दिल्ली की बात करें तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, कभी स्कूल को धमकी, विश्वविद्यालय को, तो कभी एयरपोर्ट को धमकी मिल रही है और अब कॉलेजों के बाहर दीवारों पर स्लोगन लिखे गए हैं, इलेक्शन बॉयकॉट। क्या है ये पूरा मामला, क्या जानकारी? इस तरह कल 25 मई को दिल्ली में अगर बात करें तो वोटिंग होने जा रही है, लेकिन उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय की अगर बात करें, विश्वविद्यालय के कॉलेजों की दीवारों पे जिस तरह के स्लोगन लिखे देखे गए, जिसको लेकर पुलिस ने संज्ञान लिया है। दरअसल ये पूरा मामला जिस वक्त पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी और उस वक्त समय पुलिस की जब नजर पड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज की दीवारों पर जिस तरह के स्लोगन लिखे हुए थे, नक्सलवाद जिंदाबाद के नारे लिखे हुए थे और कहीं ना कहीं एक अज्ञात नंबर से जिस तरह कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तुरंत ही पुलिस एक्शन में आ गई है और पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि किसने वो स्लोगन लिखे थे या किसने जो है ये धमकी दी है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर आश्वासन दिया है कि फिलहाल ये कॉल जो थी फर्जी बताई जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज की दीवारों पे, अन्य कॉलेजों की दीवारों पे जिस तरह के स्लोगन लिखे गए हैं, वहां नक्सलवाद जिंदाबाद के नारे दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उन सभी नारों पे जो लिखे हुए थे उन पे व्हाइट पेंट कर दिया है और पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। इसको लेकर और भी कई संस्थानों ने एफआईआर दर्ज कराई है। कल 25 मई है और 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होने जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र ना हो और इससे कोई विवाद ना फैले, इसलिए दिल्ली पुलिस ने फिलहाल पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कड़ी नजर रखी जा रही है। और जिस नंबर से कॉल आई थी धमकी भरी, उन नंबरों की भी लगातार जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने जिस तरह के आश्वासन दिए हैं, फिलहाल वो कॉल जो है फर्जी बताई गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह के स्लोगन दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीवारों पे लिखे गए हैं, आखिर ये किसने लिखे हैं और क्या मकसद था इसके पीछे? बिल्कुल इरफान, दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है, अलर्ट मोड पर नजर आ रखी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।